हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रॉबिनहुड का एक बता दूं कि रॉबिनहुड है क्या। रॉबिनहुड बेसिकली एक ट्रेडिंग ऐप है जो कि इसे समझ लें कि ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है, जो कि अपने क्लाइंट्स को बगैर किसी ब्रोकरेज फीस या कमीशन के स्टॉक्स की बाइंग या सेलिंग करने देता है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू रॉबिनहुड कि रॉबिनहुड बेसिकली है क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेम स्टॉप। एक रिटेल बिजनेस है, रिटेल कंपनी है जो कि गेम्स की जो वीडियो गेम्स की जो सीडीज़ वगैरह डीवीडीज़ वगैरह होती है वो सप्लाई करती है, जो कि PS4 और Xbox 1 Xbox 360 के लिए जो गेम्स मतलब जो सीडीज़ बनती है वो उनके पास मौजूद होती है, ठीक है। ये रेंटल पे भी देती है, यानी कि रेंट भी कर सकते हैं आप जाके इनसे, और आप इनसे जाके वो सीडी खरीद भी सकते हैं। अब क्या हुआ था कि पेंडेमिक आया हुआ था जैसे आप सबको पता है, और कोरोना वायरस काफ़ी जो है वो फैल रहा था। तो इनकी जो सीरीज़ है इतनी ज़्यादा बिक नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग जो है अवॉइड कर रहे थे बाहर निकलना, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs ये सब चीज़ें आ गई थी, तो वो लोग ख़रीद नहीं रहे थे उनसे। तो इनका बिज़नेस जो है काफ़ी लो हो गया था, मतलब सही तरह चल नहीं रहा था, काफ़ी सेल्स वगैरह काफ़ी कम हो गई थी। तो और लोग जो है दूसरा ये कि अब जाहिर सी बात है लोगों को तो गेम्स खेलनी है, गेमर्स गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, इसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे स्टीम है, ठीक है, तो वो वहाँ से गेमिंग परचेज कर रहे थे, ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे थे और ऑनलाइन डाउनलोडिंग कर रहे थे। इस तरह क्या होता था, उनको जो है एक सीडी कीप नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सीडी जाहिर सी बात है मुसीबत है, अगर टूट गई तो अलग मुसीबत, ठीक है। अब तो इसकी वजह से उनका बिज़नेस जो है काफ़ी डाउन हो रहा था, ठीक है, और कंसोलिडेशन वगैरह आ रही थी। तो लोगों को लगा कि इसका भी जो केस है कुछ ब्लॉकबस्टर की तरह हो गया, ठीक है। ब्लॉकबस्टर अगर आपको नहीं पता तो ये एक पहले मूवी इसकी रिटेल कंपनी थी जो कि इसी तरह ही सीडीज़ वगैरह रेंट पे दिया करती थी और सेल करती थी, ठीक है, सीडीज़ की। लेकिन वो सीरीज़ जो थी वो मूवीज़ की होती थी। लेकिन वो लोग उन लोगों को जो है वो शिकस्त मिल गई नेटफ्लिक्स से, काफ़ी अच्छी खासी डिफीट हो गई, ठीक है, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मूव हो गया और ये लोग जो है वो अब मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मूव ना हो पाए और वो लोग सीरीज़ पे अटके रहे। लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो शिफ्ट हो गई डिजिटल मोड ऑफ परचेजिंग ऑफ मूवीज़, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लॉकबस्टर है जो बैंकरप्ट हो गया। तो लोगों ने यही सोचा, स्पेशली हेज फंड्स ने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हेज फंड्स क्या होते हैं, अब हेज फंड्स वो फंड्स होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो फर्म्स होते हैं जो कि हेजिंग करते हैं। हेजिंग करना यानी कि जो कि ऐसे से स्टॉक्स में डील करते हैं या ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि हाई रिस्क प्रोफाइल हो, ठीक है, और वो लोग ये कोशिश करते हैं कि हम इनसे हाई रिटर्न जनरेट करें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है रिस्क ज़्यादा होगा तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो ये वो लोग होते हैं जो कि कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो हेज फंड्स को लगा कि भाई इनका भी सीन जो है वो कुछ ब्लॉकबस्टर्स की तरह हो गया है, तो उन्होंने क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट जो है वो शॉर्ट सेल कर लिया, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता शॉर्ट सेल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है कि आपके जो ब्रोकरेज होते हैं ना उनके पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं और उनके डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। अब अगर जैसे मुझे शॉर्ट करना है कोई स्टॉक को, ठीक है, तो मुझे ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉक परचेज करना पड़ेगा। मैं अपने ब्रोकर को कॉल करूँगा और उनसे कहूँगा कि भाई मुझे गेम स्टॉक का स्टॉक जो है वो शॉर्ट करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपने दूसरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में जाकेगा। पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, पोर्टफोलियो यानी कि एक पूल बना लो, ठीक है, एक पूल स्विमिंग पूल समझते हो ना, स्विमिंग पूल बना लो, उसके अंदर डिफरेंट स्टॉक्स डाल दो डिफरेंट कंपनीज के, ठीक है, तो वो एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। तो वो पोर्टफोलियो में डिफरेंट अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में देखेगा कि भाई किसके पास गेम स्टॉक्स के शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसको डिफरेंट क्लाइंट से गेम स्टॉक के शेयर्स मिल गए। अब उसने क्या किया, वो तमाम के तमाम शेयर्स उठा के, या जितने मैंने शेयर्स उसको बोले थे कि मुझे शॉर्ट करने हैं, उठा के उसने मार्केट में सेल कर दिए, ठीक है। अब मेरी जो स्पेकुलेशंस है या मैं जो है ये इंटेंशन है कि जब इनकी प्राइस कम हो जाएगी तो मैं फिर से इनको परचेज़ कर लूँगा और फिर लौटा दूंगा, ठीक है।
तब तक के लिए मुझे इन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव बोरोड दोज स्टॉक्स। ठीक है, वो मेरे नहीं है, मैंने बोरो किए। तो जब भी हम कोई चीज़ बोरो करते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, सूद देना पड़ता है। तो उसने जो है वो मतलब हेज फंड्स, जो बड़ी बड़ी हेज फंड्स हैं, ठीक है, हेज फंड्स और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, सबको ये लगा कि भाई इसका भी ब्लॉकबस्टर की तरह एंड होने वाला है, तो उन्होंने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि उसकी स्टॉक्स को परचेज करके दरादर उसकी सेलिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मार्केट में दो भाई होते हैं जो ये पूरा कंट्रोल करते हैं कि कौन सा स्टॉक कितने में बिकेगा, और उन दोनों भाइयों का नाम है सप्लाई एंड डिमांड। अगर एक चीज़ की जो सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। लोग जो कि ज़्यादा कम मतलब कम प्राइस में उसको ख़रीदना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हर कोई सेल कर रहा है, ये भी सेल कर रहा है, वो भी सेल कर रहा है। ठीक है, तो ख़रीदने वाले कम हैं लेकिन बेचने वाले ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है, ख़रीदने वाले जब कम है तो बेचने वालों को प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से जो है बिड और आस्क का ये चक्कर होता है। तो मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या कहते हैं, उन्होंने जो है वो ऐसे शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि रेडिट पे एक पेज है वॉल स्ट्रीट बेट्स के नाम से। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट बेट्स ने जो है ये एक तरह से कैंपेन चलाई कि हमें जो है गेम स्टॉप को बचाना चाहिए। ठीक है, और वॉल स्ट्रीट जो है हमेशा इसी तरह ही सही जो अच्छी जो कंपनीज हैं उसको इसी तरह से ही डुबा देता है। ठीक है, और ये इस पीछे जो है काफ़ी जो भी फॉलोअर्स हैं उनके वो गेमर्स हैं। ठीक है, नाउ गेमर्स लाइक गेम्स। ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि गेमिंग कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, तो अब रॉबिनहुड जो है सबको पता था कि भाई मतलब एक काफ़ी मतलब इजी यूज़र फ्रेंडली जो है प्लेटफॉर्म लोगों के हाथ में उसने दे दिया। अब जो लोग जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिनका फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग भी रॉबिनहुड पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने भी बाइंग करना शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि इतने सारे बंच ऑफ रिटेल ट्रेडर्स ने मिलके गेम स्टॉप के शेयर्स परचेज करना शुरू कर दिए। यहाँ से जो हेज फंड्स हैं वो शॉर्ट किए जा रहे हैं, और वो लोग जो है वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ किए जा रहे हैं और ज़्यादा परचेज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि बायर ज़्यादा हो गए और जो सेलर्स हैं वो कम हो गए। अब जब बायर ज़्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है स्टॉक्स की जो प्राइस है वो बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि अब इतने सारे बायर्स हैं, तो जब भी आप देखोगे कि मेरे पास एक चीज़ है और इतने सारे बायर्स हैं, तो आप वो चीज़ महंगी करके बेचोगे ताकि वो चीज़ उसी को मिले जो अफोर्ड कर सके और आपको उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। ठीक है, तो आपने तो इस तरह क्या हुआ कि इतने सारे जब बायर्स आ गए तो उनको जो हेज फंड्स हैं उनको शॉर्ट स्क्वीज फेस करना पड़ा। अब शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है, अब जैसे कि उन लोगों ने शॉर्ट किया था एक स्टॉक को 50 रुपये पे। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब वो 50 से वो लोग ये उम्मीद रख रहे थे कि 50 से 25 पे जाएगा, या 50 से जो है वो 45 पे चले जाएगा, 35 पे चले जाएगा, लेकिन वो 50 से जो है वो 60 या 70 पे चला गया। ठीक है, सो दैट मीन्स दैट दे हैव फेस शॉर्ट स्क्वीज। ठीक है, अब उनको जो है वो जो अब वो लोग जो उनको जो बाय बैक करेंगे, तो अब वो 50 पे उन लोगों ने शॉर्ट किया था, और अब जब बाय बैक करेंगे तो 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने का लॉस हुआ, 20 का लॉस हुआ। ठीक है, तो अब जब वो लोग बाय बैक करेंगे तो और ज़्यादा बायर्स आ जाएंगे मार्केट में और उसकी प्राइस और जंप करके जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो छोटे मोटे हेज फंड्स थे उन लोगों ने क्या कहते हैं फिर से बाय बैक करना शुरू कर दिया, ताकि हम जो है अपने रिस्क फैक्टर को या लॉस को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, और यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर्स है वो और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज किए जा रहे थे, तो जिसकी वजह से उसका स्टॉक जो है इतना जंप कर गया कि वो 400% से वो बढ़ गया। ठीक है, पहले से इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या हुआ कि जो दो बड़ी क्या कहते हैं बड़ी फर्म्स थी हेज फर्म्स की, ठीक है, मार्वेल या ऐसा कुछ नाम करके मुझे सही तरीके से याद नहीं है, तो उन्होंने मतलब 15% जो है अपने फंड्स गंवा दिए इसमें। ठीक है, अब हेज फंड्स में ना ज़्यादातर जो पैसे लगा रहे होते हैं ना हेज फंड्स में, तो वो मिडिल क्लास लोग नहीं होते, वो होते हैं रिच अमीर तरीन लोग जो कि हेज फंड्स में पैसा लगाते हैं, उनको पैसा देते हैं। वह हेज फंड्स वालों के पास अपना पैसा नहीं होता, वो लोग जो है वो इन अमीर लोगों को जो है दुगना पैसा कमा के दे रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पैसों से खेल रहे होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है इतने अमीर लोग हैं
तो वो इतनी आसानी से कंगाल तो नहीं होने देंगे ना अपने आप को। तो उन्होंने जो है वो प्रेशराइज किया रॉबिनहुड को, क्योंकि रॉबिनहुड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया था ये चीज़ करने के लिए, मतलब बाइक सेलिंग करने के लिए, क्योंकि वो कमीशन फ्री उनको देता था। अब वो कमीशन फ्री कैसे दे रहा है, उनके पास जो है वो अदर तरीके थे, ठीक है। जैसे वो मार्जिन ट्रेडिंग पे फीस चार्ज करते थे, और उसके अलावा जो डेली एनालिटिक्स जो डेली जो एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है, मार्केट के स्पेकुलेशंस वगैरह और सजेशंस वगैरह, तो उन पे जो है वो फीस चार्ज करते थे, सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करते थे। तो उनके जो नंबर ऑफ वेज थे वो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो कमीशन वगैरह इतना नहीं लेते थे, बल्कि नहीं लेते, बिल्कुल ज़ीरो कमीशन। लेकिन उनका जो सबसे मेन जो पैसा कमाने का तरीका था ना, वो था हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग से, ठीक है। अब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कौन करते हैं, अगेन हेज फंड्स वाले करते हैं, ठीक है। सो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वाले क्या करते थे, जब भी इनका जो क्लाइंट है उनको मैसेज भेजता था कि भाई हमें जो क्या कहते हैं, हमें ये स्टॉक्स खरीदने हैं, ठीक है। तो वो लोग जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वाले वो जैसे ही मैसेज करता था, वो लोग पहले खरीद लेते थे, फिर बाद में जो है वो जब स्टॉक थोड़ा महंगा हो जाता था, थोड़ी उसकी प्राइस बढ़ जाती, तब वो रॉबिनहुड के उस क्लाइंट को बेच देते थे, ठीक है। तो इस तरह करके वो जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वाले हैं या हेज फंड्स वाले हैं, तो वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, ठीक है, मतलब कमा लेते थे। तो जिसकी वजह से वो लोग रॉबिनहुड को कमीशन प्रोवाइड करते थे। तो ये तो रॉबिनहुड की कहानी हो गई, जो मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताई है, ठीक है। लेकिन इसके मतलब ये बिल्कुल एक डिटेल की स्टडी है कि ये किस तरह पैसे कमाते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि उन्होंने जो इस तरह करके पैसे कमाते थे। तो इनका जो मेन सोर्स था वही हेज फंड्स थे और अमीर लोग थे। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बाइंग पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा ली कि भाई आप कोई बाई नहीं कर सकता इनके ऐप से, रॉबिनहुड का, मतलब रॉबिनहुड के ऐप से गेम स्टॉप का स्टॉक, ताकि और सेल कर सकता था, ठीक है। बाइंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन सेल कर सकते थे आप, ताकि इनका जो स्टॉक प्राइस है वो कम से कम नीचे आ जाए, और जो है वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना शुरू कर दें, ताकि हेज फंड्स को कम से कम नुकसान हो, या एटलीस्ट वो थोड़ा प्रॉफिट बेक कर ले। अब ब्लूमबर्ग पे इनके सीईओ का एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसने कुछ एक्सक्यूज़ इस तरह बना ली थी कि भाई हमें क्लियरिंग फ़ीस वगैरह भरनी पड़ती है, और हमारे पास जो है इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है कि हम जो है वो क्लियरिंग फ़ीस वगैरह भरें, या उसकी जो क्लियरिंग में टाइम लग रहा है। तो कुछ इस तरह करके उसने भी कोई बहाना ठोक दिया। लेकिन बहरहाल रॉबिनहुड उन लोगों ने जो इसका जो नाम रखा है वो इसी बुनियाद पे रखा था कि रॉबिनहुड एक बंदा था जो कि अमीरों से लूटता था और गरीबों को देता था, ठीक है। तो उन्होंने पूरा फंक्शन ही रिवर्स कर दिया। अब वो रॉबिनहुड जो कि अमीरों से लूटता था, अब वो अमीरों को फीड कर रहा है और गरीबों से लूट रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ रॉबिनहुड स्टोलन फ्रॉम पुअर्स एंड फेड द रिच, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।